अब सुन लो बात को ध्यान से। खैर ये तो आप लोग तो सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं। चलो अब आ जाओ एनिमल टिश्यू इंट्रोडक्शन। आज एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हमें ये बॉडी पढ़नी है। ये बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से। आप इतना तो जानते होंगे। टेलीग्राम ग्रुप बेटा मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं 11th प्लस कोर्स वालों के लिए अलग ही टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। अभी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल जो है वो इन जनरल है, सबके लिए है। मैं आपका एक अलग से ही बना दूंगा 11th क्लास वाले बच्चों के लिए। चलो एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो देखो ये हमारी पूरी बॉडी जो है ये सेल से बनी हुई है। छोटी छोटी सी सेल्स मिलकर इस बॉडी को बना रही है। तो सेल से कैसे बनी है देखो। अब हमारी बॉडी में इतनी सारी सेल्स हैं, उनमें से कुछ सेल्स, बेटा अब ये लिखना बंद कर दो, बंद कर दो बिल्कुल अब लिखना। हम बात करेंगे बाद में, मैं आपको बोलूंगा फिर आप अपने अपनी बातें बोलना, ठीक है। बुक्स बुक्स की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिया, इसको डाउनलोड कर लेना। ये पूरा, जैसे मैं एनिमल टिश्यू पढ़ा रहा हूँ तो पूरे एनिमल टिश्यू का स्टडी मटेरियल मैंने अपलोड कर दिया है, आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और टाइम टू टाइम मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराते रहूंगा इससे रिलेटेड। चले अभी रुक जाओ, तसल्ली रखो, पहले स्टार्ट होने दो टॉपिक सब्जेक्ट, फिर बात करते हैं। तो अब हमने कहा कि हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। अब उन सेल्स में से कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो फंक्शन में या फिर स्ट्रक्चरली सिमिलर होती हैं, और वो ऑर्गेनाइज होकर क्लस्टर बनाकर टिश्यू बना लेती हैं। तो टिश्यू का मतलब क्या हुआ कि सिमिलर फंक्शन और स्ट्रक्चर से जो सेल्स हैं वो मिलकर क्या बना लेंगी? एक क्लस्टर ऑफ सेल्स, एंड दैट इज नोन एज टिश्यू। अब फिर बहुत सारी टिश्यूज मिलकर बनाएंगी ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाएंगे हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी में क्या है? अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है। हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स हैं। ये किससे मिलकर बने हुए हैं? ये मिलकर बने हुए हैं, बोलो, ऑर्गन से। ऑर्गन्स किससे मिलकर बने हुए हैं? टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे मिलकर बनी हुई हैं? सेल्स से। तो इस तरह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। सिमिलर फंक्शन और स्ट्रक्चर वाली सेल्स मिलकर क्लस्टर बना लेंगी, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे टिश्यू। टिश्यू फिर मिलकर बनाएंगे ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनेगी हमारी बॉडी यानी ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो चलो सबसे पहले बात करते हैं टिश्यू की इंट्रोडक्शन की। मैं जूम कर रहा हूं बेटा इसको, लो। आ जाओ भाई, पढ़ो, साथ में पढ़ो। अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है टिश्यू की, एक ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच cells are similar in structure, function and origin is called tissue. अरे ये कौन लिख के जा रहा है सर? हैंड रिटन होगा या नहीं? अरे हैंड रिटन जहां पर लिखने की जरूरत आएगी वहां पर हैंड रिटन होगा, जहां पर टाइप्ड है वहां पर टाइप्ड है, जहां पर हाथ से डायग्राम बनाना होगा हाथ से बनाएंगे, जहां पर ऑलरेडी अपने पास डायग्राम है फिर उससे समझाएंगे, ठीक है। बेटा मोबाइल के ऊपर पढ़ रहे हो क्या? तो मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पे कैसे दिखेगा? चलो अब आपको करना क्या है, ये नोट्स तो मैंने अपलोड कर लिया, इनको डाउनलोड कर लेना। बाकी मैं आपका एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, उसके ऊपर भी इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप उसको भी डाउनलोड कर लेना। और तीसरी बात, आपको अपने साथ में कॉपी लेकर बैठना है, आपको लगातार साथ में उसमें भी जो चीजें मैं बोलता जा रहा हूँ नोट करती जानी, ताकि आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बने, ठीक है। जहां पर मेरे को हैंड रिटन कोई नोट्स आपको देने होंगे तो मैं खुद अपने हाथ से वो नोट्स बनाकर यहाँ अपलोड कर दूंगा, वहां पर वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सारी चीजें होंगी, लेकिन फिलहाल आपको करना क्या है कि आप अपने पास एक कॉपी पेन लेकर बैठे और अपने साथ साथ उन चीजों को लिखें, ठीक है। ये टाइप दो नोट्स हैं, ये तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आप अपने हाथ से भी लिखें, क्योंकि बहुत सारी बातें इनमें ऐसी आएंगी कि इनको समझाने के लिए मैं एडिशनल बहुत सारी बातें बोलूंगा भी, समझाऊंगा भी, जो हो सकता है यहाँ पर लिखी हुई ना हो। तो उन एक्सप्लेनेशन को आप क्या कर सकते हो, अपने साथ साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। चले तो अब ध्यान से सुनो भाई, क्या हुआ? टिश्यू की डेफिनेशन हम देख रहे थे, एक ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू।
ठीक है, एक डेफिनेशन ये आ गई। फिर अगली डेफिनेशन देखो, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। भाई अब क्या होगा, जो सेल्स होंगी उनके बीच में कोई हल्का फुल्का कोई कंसिडरेबल गैप तो होगा ही ना। क्या बोलते हैं उस गैप को, इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरसेल्युलर स्पेस या एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस। और वो खाली तो होगा नहीं कि उसमें हवा भरी होगी, डेफिनेटली वहां पर कोई ना कोई सब्सटेंस भरा हुआ होगा, दैट इज नॉन एज इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। तो क्या हुआ, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substance perform a specific function, such organization is called tissue। तो थोड़ी सी और बढ़िया डेफिनेशन आ गई। पर एक देखो यहां पर बात लिखी हुई है, इस बात को थोड़ा सा गौर करना। हमने स्टार्टिंग वाली लाइन में लिखा था कि ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। ठीक है, लेकिन इसमें से एक बात को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, क्या कि बट इन अ टिश्यू सेल्स में बी डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऐसा नहीं है कि सभी टिश्यूज के अंदर सभी सेल्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कंप्लीटली सिमिलर हो। कुछ टिश्यूज में ऐसा भी हो सकता है जहां पर जो सेल्स हैं वो फंक्शन और स्ट्रक्चर में डिसिमिलर हो, लेकिन एक चीज पक्की है कि उस टिश्यू की सेल्स का ओरिजिन ऑलवेज सिमिलर होगा। ठीक है, तो इन जनरल क्या डेफिनेशन आई, एक ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और एंड ओरिजिन। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर एक कंसिडरेबल पॉइंट ये आया कि ठीक है, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज के लिए तो ये सबसे पहली वाली लाइन एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ टिश्यूज के अंदर जो टिश्यू की सेल्स हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिसिमिलर हो सकती हैं, लेकिन एक चीज पक्की है कि ओरिजिन ऑलवेज सिमिलर होगा। अब ओरिजिन का मतलब कौन है, कौन बताएगा यहां पर ओरिजिन का मतलब क्या है? बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिन? जर्म लेयर्स, बिल्कुल सही, एक बच्चा जवाब देके गया जर्म लेयर्स, सही जवाब आ गया है। आपने पढ़ा होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कभी जीवन में आपने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया लिया हुआ ही होगा, इतनी तो आप बायोलॉजी पढ़ ही चुके हैं कि जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और उससे एक डिप्लॉइड सेल बनती है जिसे बोलते हैं जाइगोट। इतना याद है सबको, जाइगोट। फिर जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होते हैं जिससे मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनती है एम्ब्रियो। तो जो फर्स्ट डिफाइंड एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होती है वो कहलाती है मोरूला। फिर मोरूला से आगे फर्दर डिवीजन होते हैं, सेल्स डिवीजन जारी रहता है, मोरूला साइज में बड़ा हो जाता है, फिर बन जाता है ब्लास्टूला। और फिर ब्लास्टूला साइज में और बड़ा हो जाता है, सेल डिवीजन होते जाते हैं, सेल्स का नंबर बढ़ता जाता है, फिर वो बन जाता है गैस्ट्रूला। यानी क्या हुआ, कैसे होता है एम्ब्रियोनिक डिवीजन, पहले तो बना कौन, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट से क्या बनेगा, मोरूला। ठीक है, फिर मोरूला से क्या बनेगा, गैस्ट्रूला। मोरूला किसमें ट्रांस सॉरी ब्लास्टूला। फिर ये मोरूला किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, ब्लास्टूला में। ठीक है, ये लो भाई, फिर ये मोरूला से बन गया ब्लास्टूला, और फिर ब्लास्टूला से बनेगा गैस्ट्रूला। अब क्या होगा, गैस्ट्रूला स्टेज तक आते आते थ्री जर्म लेयर एस्टेब्लिश हो जाती हैं, और ये थ्री जर्म लेयर्स कहलाती हैं एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। तो अब ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट, जो स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से बना है। जाइगोट में क्या हुए, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनी, जो जो फर्स्ट डिफाइंड एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बनी है उसको बोलते हैं मोरूला। फिर मोरूला साइज में और बड़ा हो जाएगा, उससे बन जाएगा ब्लास्टूला। ब्लास्टूला साइज में और बड़ा हो जाएगा, उससे बन जाएगा गैस्ट्रूला। ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं। और कौन सी एम्ब्रियोनिक स्टेज में आके इस एम्ब्रियो में थ्री जर्म लेयर एस्टेब्लिश हो जाएंगी, दैट इज गैस्ट्रूला। हालांकि ये डिटेल में आपके आएगा ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर में। ट्वेल्थ क्लास में एक चैप्टर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एंड में आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिटेल में समझाया जाता है। लेकिन अब वो चैप्टर तो ना जाने कब आएगा, तो थोड़ा सा आइडिया तो हमें होना ही चाहिए, वो चैप्टर जब आएगा डिटेल में तो हम समझ लेंगे, लेकिन अभी इतना तो आइडिया होना चाहिए। स्पर्म और ओवम फ्यूज हुए, जाइगोट बनाया, जाइगोट में डिवीजन हुए, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनी एम्ब्रियो, जिसमें फर्स्ट डिफाइंड स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, मोरूला। यही मोरूला साइज में बड़ा होकर क्या बना, ब्लास्टूला, और ब्लास्टूला साइज में और बड़ा होकर क्या बन गया, गैस्ट्रूला। और ड्यूरिंग गैस्ट्रूला स्टेज इस एम्ब्रियो में थ्री जर्म लेयर्स एस्टेब्लिश हो जाएंगी। अरे प्रभात, अभी मैं बीच में पढ़ाते पढ़ाते टेलीग्राम लिंक बता दूं क्या, है? अभी ये पढ़ाना छोड़ के बीच में टेलीग्राम लिंक डाल दूं, बोलो, ऐसा कर लें?
अभी अभी मैं जब बोल रहा था कि मैं आप लोगों के लिए 11th के प्लस कोर्स वालों के लिए अलग से एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, जो आपको अगली क्लास के अंदर मैं पिन कर दूंगा यहाँ पर, उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो अब ध्यान से सुनो। गैस्ट्रोला स्टेज वो एम्ब्रियोनिक स्टेज है जिसमें आकर तीनों जर्म लेयर्स एस्टेब्लिश हो जाएंगी, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। अब इन्हीं जर्म लेयर से सेल डिवीजन होकर, डिफरेंशिएशन होकर तरह तरह की सेल्स बनती जाएंगी। उन सेल्स के क्लस्टर बनते जाएंगे टिश्यूज, टिश्यूज से बनते जाएंगे ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बनते जाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और इस तरह से हमारी पूरी बॉडी डेवलप हो जाएगी। आदित्य सिंगा पूछ रहा है कि जर्म लेयर क्या है? एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, दीज आर जर्म लेयर्स। आई बात समझ में? ये किससे बनी होती है? ये बनी हुई होती है सीमेंट से, थोड़ा सा उसमें कंक्रीट होता है, थोड़ी सी उसमें बजरी होती है ना बजरी, रेता। उन तीनों चीजों को मिलाकर फिर तीन जर्म लेयर बनाई जाती हैं। समझ में आ गई तेरे को? अरे कहाँ गया? अरे वापस आ। जर्म लेयर बताई ना बेटा, जर्म लेयर, तीन जर्म लेयर होती है। क्योंकि ये क्या है, ये जाइगोट जो बना है ये सीमेंट से बना है ना, बस इसमें फिर क्या होता है, कंक्रीट मिला दी जाती है, थोड़ा सा रेता मिला दिया जाता है, थोड़ा सा पानी मिला दिया जाता है, फिर उससे ये पहले तो बनता है मोरूला, फिर इसके ऊपर डेली थोड़ा सा पानी डाला जाता है, फिर ये बन जाता है ब्लास्टूला, फिर थोड़ा सा और पानी डाला जाता है, फिर ये बन जाता है गैस्ट्रूला, और इसमें फिर इतनी हार्ड तीन जर्म लेयर्स बन जाती हैं। नहीं समझ में आया? तो फिर जब मैंने एक बात बोली थी क्लियरली कि तीन जर्म लेयर्स बनती हैं, एम्ब्रियोनिक, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, तो क्या हुआ? ये क्या है अब बताओ चलो। जो का पार्ट, ये बताओ, जाइगोट क्या थी? सेल थी। इसमें सेल डिवीजन हुआ, तो सेल डिवीजन होकर क्या बनी? बहुत सारी सेल्स बनी, और उस सेल्स के इनिशियली उस एम्ब्रियोनिक क्लस्टर को हम क्या कह रहे हैं? मोरूला। फिर और सेल डिवीजन हुए, साइज में बड़ा हो गया, क्या बन गया? ब्लास्टूला। फिर और सेल डिवीजन हुए, ये एम्ब्रियो साइज में और बड़ा हो गया, क्या बन गया? गैस्ट्रूला। और फिर गैस्ट्रूला के अंदर आकर सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होकर तीन अलग अलग लेयर में एस्टेब्लिश हो जाती है, और इन सेल्स की तीन अलग अलग लेयर्स को क्या बोलते हैं? जर्म लेयर्स। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? नाम क्या दिया हमने? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इज दैट क्लियर? तो तीन जर्म लेयर एस्टेब्लिश हो चुकी हैं गैस्ट्रोला स्टेज में। ये अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात चल रही है। अब क्या होगा, ये गैस्ट्रोला स्टेज में जो थ्री जर्म लेयर एस्टेब्लिश हो गई हैं, यानी सेल्स की तीन लेयर एस्टेब्लिश हो गई हैं, अब इनकी सेल्स में सेल डिवीजन होंगे। सेल डिवीजन होने के बाद इन सेल्स में डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? कि सेल्स डिवाइड होती हैं और अलग अलग फंक्शन एक्वायर कर लेती हैं। तो अलग अलग फंक्शन एक्वायर करने को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। उनका साइज, शेप, उनका फंक्शन अगर चेंज होता जाता है तो उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो गैस्ट्रोला के अंदर तीन सेल्स की लेयर बन चुकी हैं। तीन लेयर्स को क्या बोल रहे हैं जो सेल से बनी हुई है? एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अब इन्हीं तीन जर्म लेयर्स के अंदर सेल डिवीजन होंगे। सेल डिवीजन होने के साथ साथ डिफरेंशिएशन होंगे, अलग अलग तरह की सेल्स बनती जाएंगी, उन सेल से फिर फर्दर टिश्यूज बनती जाएंगी, टिश्यूज से फिर फर्दर ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या बोल सकते हैं? बेसिकली अगर देखा जाए, ये हमारी पूरी बॉडी जो डेवलप हुई है, ये तीन जर्म लेयर से डेवलप हुई है। बात समझ में आ गई? तो क्या होगा, गैस्ट्रोला बन गया, गैस्ट्रोला में तीन जर्म लेयर एस्टेब्लिश हो गई, उनमें सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन होंगे, और उससे टिश्यूज और ऑर्गन बनते जाएंगे और एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसी प्रोसेस को नाम देते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ध्यान से सुन लो अब इस पूरी कहानी को। बेटा तेरी एचडी में देखने की आदत हो रही है ना, अल्ट्रा एचडी, एचडी में देखता है तू दिन भर, तो तेरे को क्लियर कैसे नजर आएगा? तुम्हारी आंखें तो एचडी के लिए हो चुकी हैं, डेडिकेटेड। नॉन एचडी कंटेंट भी देख लिया करो कभी। सब कुछ ही एचडी पे देखते हो क्या आजकल? छोटे छोटे से बच्चे, बातें बड़ी बड़ी हैं। आ जाओ, ध्यान से सुनो। ये क्या बना? सबसे पहले क्या बात करते हैं हम? लाइफ कैसे स्टार्ट होती है? हाँ, सबसे पहले स्पर्म और ओवम फ्यूज होकर मिलकर बनाते हैं जाइगोट। फिर जाइगोट में सेल डिवीजन है, यानी हमारी लाइफ एक सेल से स्टार्ट हुई और उस एक सेल का नाम क्या है? जाइगोट। तो स्पर्म और ओवम फ्यूज हो गए, फ्यूज होकर उन्होंने एक सेल बनाई और उसको बोला जाइगोट। जाइगोट में हुए सेल डिवीजन,
मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनी, जो पहली मल्टी सेल्यूलर डिफाइंड स्ट्रक्चर बनी दैट इज मोरूला। फिर मोलूरा में सेल डिवीजन हुए, उसका साइज बढ़ गया दैट इज ब्लास्टूला। फिर ब्लास्टूला में सेल डिवीजन हुए, उसका साइज और बढ़ गया दैट इज गैस्ट्रूला। और फिर इस गैस्ट्रूला के अंदर 3 जर्म लेयर एस्टेब्लिश हो गई, यानी यहां पर सेल्स 3 लेयर में अरेंज हो गई, जिन्हें हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब गैस्ट्रूला स्टेज के बाद क्या होगा कि जो 3 जर्म लेयर एस्टेब्लिश हुई थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, उनमें सेल डिवीजन होंगे, डिफरेंशिएशन होंगे, टिश्यूज बनेंगी और ऑर्गन्स बनते जाएंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। और गैस्ट्रोला के बाद जब ये ऑर्गेनोजेनेसिस होता जाएगा तो वैसे वैसे ऑर्गन सिस्टम बनते जाएंगे और फाइनली एक पूरी बॉडी बनकर, यानी एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो एक बात कंफर्म हो गई कि हमारी बॉडी का जो ओरिजिन है, देखा जाए पूरी बॉडी का जो डेवलपमेंट हुआ है, ये इन 3 जर्म लेयर से हुआ है, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। आप कोई भी उठाकर देख लो सिस्टम। जैसे मैं कहता हूं कि हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो कौन सी जर्म लेयर से डिराइव हुआ है, तो आंसर चला जाएगा मेसोडर्म। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पूरा है, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो ऑलमोस्ट किससे डिराइव हुए हैं, सारे के सारे मेसोडर्म। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बेसिकली किससे डिराइव हुई है, एंडोडर्म। नर्वस सिस्टम किससे डिराइव हुआ है, एक्टोडर्म। हमारी स्किन किससे डिराइव हुई है, एक्टोडर्म। अब कुछ भी उठा के देख लो बॉडी में, जो भी स्ट्रक्चर है वो इन तीनों ही जर्म लेयर्स में से किसी ना किसी से डिराइव हुई होगी। बात समझ में आ गई? अब क्या है, ध्यान से सुनना। इस डेफिनेशन में हमने कहा था कि हो सकता है कि टिश्यूज की सेल्स फंक्शन और स्ट्रक्चर में सिमिलर ना हो सकता है वो फंक्शन और स्ट्रक्चर में डिसिमिलर हो, लेकिन एक बात पक्की है कि किसी भी टिश्यू की जो सेल्स होंगी ना, वो ओरिजिन में सिमिलर होंगी। अगर कोई टिश्यू ओरिजिन में मीजोडर्मल है तो इस टिश्यू की सारी सेल्स कैसी होंगी ओरिजिन में, मीजोडर्मल। अगर कोई टिश्यू ओरिजिन में एक्टोडर्मल है तो उसकी सारी सेल्स कैसी होंगी, एक्टोडर्मल। और अगर कोई टिश्यू ओरिजिन में एंडोडर्मल है तो उसकी सारी सेल्स कैसी होंगी ओरिजिन में, एंडोडर्मल। यानी ओरिजिन सिमिलर रहेगा। तो पहली बात तो इन जनरल तो ये है, इन जनरल का मीनिंग ये हुआ कि किसी भी टिश्यू के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में और साथ ही साथ ओरिजिन में सिमिलर होते हैं। इन जनरल तो ऐसा देखा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा भी टिश्यूज देखे जाते हैं जिनमें पाई जाने वाली सेल्स के फंक्शन और स्ट्रक्चर डिसिमिलर हो सकते हैं, लेकिन ये तो पत्थर की लकीर हो गई कि उनका ओरिजिन ऑलवेज सिमिलर होगा। बात समझ में आई? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा नेट लगवा लो, अच्छा नेट लो, कोई नेट कनेक्शन बढ़िया लो। हाँ, आ जाओ। अब ऑर्गन का मतलब समझ लो, मैंने समझा ही दिया है, पर यहाँ पर जो लिखा हुआ वो भी समझ लो। टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ऑर्गन्स। यानी जो टिश्यूज होती हैं वही किसी स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में एक साथ अरेंज हो जाती हैं और मिलकर क्या बना लेती हैं, ऑर्गन। तो सेल्स मिलकर क्या बना लेती हैं, टिश्यूज। टिश्यूज मिलकर क्या बना लेते हैं, ऑर्गन। फिर आता है ऑर्गन सिस्टम। व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन। यानी दो अलग अलग ऑर्गन्स हैं लेकिन वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो फिर ऐसे ऑर्गन से मिलकर बने हुए सिस्टम को क्या बोल देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और फिर ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना देते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म यानी पूरी बॉडी। चलो अब आ जाओ, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट्स अप द वर्क इन अ वे दैट वे एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर का सीधा सा मतलब है डिफरेंशिएशन। कि जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होती जाती हैं और उनमें डिफरेंशिएशन होता जाता है तो सेल्स अलग अलग बनती जाती हैं, जो अलग अलग फंक्शंस को एक्वायर करती जाती हैं, और फिर उन सेम फंक्शंस को करने वाली सेल्स मिलकर टिश्यूज और फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो यही है डिवीजन ऑफ लेबर। यानी सेल्स ने अपने अपने फंक्शन अलग कर लिए और अपने अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग वो सेल्स एक साथ मिलजुल कर क्या बना लेते हैं, टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। दैट इज सिंपली नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। बात समझ में आई? तो चलो आगे समझते हैं बात को। कितने टाइप के टिश्यूज हो सकते हैं बॉडी में, टिश्यूज की डेफिनेशन हो गई। अब समझते हैं कि कितने टाइप के टिश्यूज बॉडी में देखने को मिल सकती हैं। समझो,
बेसिकली हम चार तरह के टिश्यूज हमारी बॉडी में पढ़ते हैं। चार तरह के टिश्यूज कौन कौन सी हैं देखो। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर टिश्यूज आर ऑफ फोर टाइप्स। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, या सिंपली बोल दो एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये वो टिश्यू है जो कवरिंग और प्रोटेक्टिव फंक्शन प्ले करती है। कैसे करती है, ध्यान से सुनना। हमारी बॉडी में दो सरफेसेस हैं। दो सरफेसेस कौन सी हैं? एक तो आउटर सरफेस, ये बाहर जो है ना आउटर सरफेस, स्किन। स्किन भी तो कोई ना कोई एपिथेलियम से ही बनी है। और अगर हम इंटरनल सरफेसेस की बात करें, जैसे हम अंदर जाएं, ओरल कैविटी है, अंदर हमारी ट्रेकिया है, ईसोफेगस है, जीआईटी है, उसमें अंदर ल्यूमन है, तो ल्यूमन भी तो किसी ना किसी सरफेस से लाइंड होगी। तो जो भी हमारी बॉडी की इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेसेस हैं, वो सब एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती हैं। तो अब जब जो भी सरफेसेस अगर एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या हो गया कि वो सरफेस के ऊपर है और अंदर के टिश्यूज को क्या कर रही है, कवर कर रही है और प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, तो कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया। इसके अलावा और भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, जो हम एपिथेलियम टिश्यू को डिटेल में पढ़ते टाइम सीखेंगे। चलो आ जाओ, सेकेंड टाइप की टिश्यू बताओ कौन सी है, बोलो। कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही जवाब। कनेक्टिव टिश्यू टू कनेक्ट स्ट्रक्चर्स, प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। देखो, कनेक्टिव टिश्यू के नाम से क्लियर हो रहा है कि एक तो ये स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़ेगी, दूसरा ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। मैं तो आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे हमारी मसल को बोन से जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं टेंडन। इसी तरह से दो बोन्स को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं लिगामेंट। इसके अलावा हमारी बॉडी की जो मटेरियल पैकेजिंग होती है, उसके बीच बीच में फैटी टिश्यू होता है कि नहीं, फैटी टिश्यू। इसके अलावा इटसेल्फ बोन्स, इसके अलावा हमारा ब्लड, ये सब कौन सी कैटेगरी में आती है, टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज। तो देखो, जब मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दे दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, ये स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट करेगा, बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स में तो क्या आ गई, आपको बताया कि मसल को बोन से जोड़ने वाले स्ट्रक्चर टेंडन, इसके अलावा दो बोन्स को आपस में जोड़ने वाले स्ट्रक्चर लिगामेंट, इसके अलावा प्रोवाइड सपोर्ट, इटसेल्फ बोन्स ही क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस कौन है, ब्लड। तो ये सब किसके एग्जांपल है, कनेक्टिव टिश्यू के। बात समझ में आई। बोन्स और ब्लड जो है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में दो आती हैं, एक तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जिसमें बोन्स और कार्टिलेज आ जाती हैं, और दूसरी आ जाती है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में कौन आ जाता है, ब्लड। तो ये सब किसका पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू का। फिर आती है मस्कुलर टिश्यू, हेल्प्स इन कंट्रैक्शन एंड लोकोमोशन। ये तो जानते हैं मसल का काम क्या होता है, कंट्रैक्शन करना, साथ ही साथ लोकोमोशन में, चलने फिरने में मदद करना। फिर आती है नर्वस टिश्यू, टू जनरेट एंड कंडक्ट नर्व इंपल्स इन द बॉडी। नर्व इंपल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करता है, कौन, नर्वस टिश्यू। तो अब ध्यान से सुनना, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को हम डिटेल में कहां पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड चैप्टर में। जब आएगा कौन सा चैप्टर, बोलो, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। तो उसके अंदर मैं आपको मसल्स और उससे जो रिलेटेड टाइप्स हैं, मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स हैं, वो डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर आएगा नर्वस सिस्टम, उसमें मैं आपको नर्वस टिश्यू डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चार टिश्यूज में से कौन से टिश्यूज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इन दो को, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर सबको, बहुत बढ़िया। तो देखो, एक एक करके सारे टिश्यूज पढ़ेंगे, उनके टाइप्स पढ़ेंगे, उनके डायग्राम्स देखेंगे, सब पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अपने को एक केवल बेसिक आइडिया इतना लेना है कि टिश्यू का मतलब क्या है और कितने तरह की टिश्यू हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात, टिश्यू क्या मतलब है, टिश्यू का समझ में आ गया। इन जनरल तो बोल सकते हैं फंक्शन और स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ ओरिजिन में जो सिमिलर सेल्स हैं, उनके ग्रुप को हमने बोल दिया टिश्यू। लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ टिश्यूज ऐसी हो सकती हैं जिनमें पाए जाने वाली सेल्स जो हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिसिमिलर हो सकती हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि वो ओरिजिन में
ओरिजिन का मतलब भी मैंने आपको समझाया कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जाइगोट से मोरूला बना, मोरूला से ब्लास्टूला और ब्लास्टूला से बना गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला स्टेज में आकर 3 जर्म लेयर्स एस्टेब्लिश हो जाती हैं, यानी सेल्स 3 लेयर में अरेंज हो जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और गैस्ट्रूला स्टेज के बाद उन्हीं 3 जर्म लेयर्स में सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन होता है, जिससे अलग अलग तरह के टिश्यूज, ऑर्गन्स बनते जाते हैं, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, और फाइनली ऑर्गन सिस्टम बन के हमारी ये पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी का टिश्यू हो या सेल हो, वो या तो ओरिजिन में एक्टोडर्मल होगा, या एंडोडर्मल होगा, या मीजोडर्मल, यानी ओवरऑल हमारी बॉडी इन 3 जर्म लेयर से ही मिलकर बनी हुई है। बोलो, इतनी बात क्लियर है सबको? तो ऑर्गन का मतलब, ऑर्गन सिस्टम का मतलब समझ में आ गया, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझ में आ गया, सेल्स अपने अलग अलग फंक्शंस एक्वायर करती जाती हैं, और अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस वो सेल किसी पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ग्रुप बना लेती है, टिश्यू बना लेती है, ऑर्गन बना लेती है और ऑर्गन सिस्टम बना लेती है। इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अब कितने टाइप की टिश्यू हो जाएंगी? 4 टाइप की। एपिथेलियल टिश्यू जो सरफेसेस पे मिलेंगी, आउटर सरफेस और इंटरनल सरफेसेस, ठीक है, जिनका काम होगा कवरिंग और प्रोटेक्टिंग, अंदर की टिश्यू को कवर करेंगी और प्रोटेक्ट करेंगी। जबकि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बॉडी के अंदर क्या बना रहा है? कनेक्टिंग स्ट्रक्चर, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ बोन्स, साथ ही साथ पैकेजिंग का काम कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज के बीच में जो गैप रह जाता है उसको कनेक्टिव टिश्यू फिल करता है, साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, फिर आती है मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, जिसको हम उससे रिलेटेड चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में मस्कुलर टिश्यू और उसके टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू को नर्वस सिस्टम में। तो इस चैप्टर में कौन कौन सी टिश्यूज हमें डिटेल में डिस्कस करनी है? फर्स्ट और सेकंड, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। इज दैट क्लियर टू ऑल? अब अगली कहानी सुनो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लो थोड़ा सा, ये भी याद करने वाली चीजें हैं, याद रह जाए तो अच्छी बात है। वर्ड एपिथेलियम वाज गिवन बाय, याद रख लेना, रुइश। तो रुइश ने सबसे पहले वर्ड एपिथेलियम दिया था। ये टर्म किसने दी थी? रुइश ने। फिर वर्ड एनिमल टिश्यू सबसे पहले किसने दिया? अब उसके आगे जस्ट एनिमल लगा दिया, अब वर्ड बन गया एनिमल टिश्यू। ये वर्ड दिया किसने? बाइकैट ने। और प्लांट टिश्यू टर्म किसने दी थी? कौन से साइंटिस्ट ने? ग्र्यू ने। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। और सबसे पहले हिस्टोलॉजी वर्ड किसने दिया था? मेयर ने। बात समझ में आई? फिर फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं? अगेन वही जिसने सबसे पहले एनिमल टिश्यू वर्ड दिया था, बाइकैट, उसी को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। फिर डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज, अब अगर आप किसी टिश्यू की स्टडी माइक्रोस्कोप से कर रहे हो, भाई माइक्रोस्कोप से करनी पड़ेगी टिश्यू की स्टडी, तो इसको आप क्या बोल देते हो? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के फाउंडर कौन थे? यानी टिश्यूज को सबसे पहले माइक्रोस्कोप से स्टडी करना किसने स्टार्ट किया था? मार्सेलो मैलपिगी। याद कर लेंगे, आपके पास रहेगा ये स्टडी मटेरियल, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप इन चीजों को याद कर सकते हैं। तो वर्ड एपिथेलियम सबसे पहले दिया रुइश ने। फिर एनिमल टिश्यू सबसे पहले किसने दिया वर्ड? बाइकैट ने। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। फिर उसके बाद हिस्टोलॉजी सबसे पहले वर्ड किसने दिया? मेयर ने। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? बाइकैट। डिटेल्ड स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी अगर आप हिस्टोलॉजी कर रहे हो, यानी आप टिश्यू की स्टडी कर रहे हो अंडर द माइक्रोस्कोप, तो दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और उसके फाउंडर कौन थे? मार्सेलो मैलपिगी। बेटा ये तो तुम्हारे पास ही आता होगा ऑप्शन। ये श्रुति पूछ रही है कि हाउ टू डाउनलोड स्टडी मटेरियल, ये तो बेटा तुम्हारे पास ही आता होगा ऑप्शन। और नहीं, अगर देखो वैसे तो आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन, और मैं आपको कह रहा हूँ ना, अगली क्लास में मैं आकर आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा 11th प्लस कोर्स के लिए, उसमें मैं ये स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में डाल दूंगा, आप उसको वहां से भी डाउनलोड कर लेना। और बच्चे कह रहे हैं कि नीचे लेक्चर के नीचे पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाता है स्टडी मटेरियल, बेटा आपस में डिस्कस कर लेना और फिर उसको डाउनलोड कर लेना। चलो आगे बढ़े, यहां तक की बात सबको क्लियर है? अब देखो, एक बात फिर क्लियर कर देता हूं, जैसे ऊपर मैं आपको भी समझा के लाया कि जाइगोट से मोरूला बना, मोरूला से ब्लास्टूला, फिर गैस्ट्रूला, फिर गैस्ट्रूला में 3 जर्म लेयर एस्टेब्लिश हुई, फिर उससे आगे ऑर्गेनोजेनेसिस हुआ। अब ये चीज डिटेल में आपको पढ़ने को कहाँ मिलेगी? इस चैप्टर में तो आएगी नहीं ये चीज। अब तो हम टिश्यूज की तरफ जा रहे हैं, हम तो टिश्यूज और उसके स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपको मिलेगा 12th में, जब आप पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वहां फिर आपको उसकी डिटेल सीखने को मिल जाएगी, जब तक इतनी सी इंफॉर्मेशन से काम चलाओ।
कि हाँ भाई ऐसा हमने पढ़ा था कि जाइगोट से मोरूला, फिर ब्लास्टूला, फिर गेस्टूला, फिर 3 जर्म लेयर्स बन गई। उनके नाम याद कर लो, एम्ब्रियोनिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और फिर उन्हीं से सेल डिवीजन होकर टिश्यूज और ऑर्गन बनते जाते हैं, दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस, और बन जाती है हमारी बॉडी। बोलो। ठीक है भाई। ये बच्चे इतने क्वेश्चन करते हैं ना, सर कॉपी में पूरा लिखना है क्या है? मतलब ये तो खाना खाते होंगे ना, जब इनकी मम्मी इनको खाना दे देती होंगी, मम्मी इस रोटी को पूरी खा लूं क्या, मम्मी इसको इधर से पहले तोड़ूं कि इधर से पहले तोड़ूं, मम्मी इसको सब्जी में डिप करके खाऊं कि रायते में डिप करके खाऊं, मम्मी रायता चम्मच से पीऊं या कटोरी से उठा के पी लूं, मम्मी इस प्लेट को इधर रखूं, इधर इस कटोरी को इधर रखूं, बाहर रखूं या प्लेट के अंदर रखूं। ऐसा करते हैं क्या? छोटे छोटे से बच्चे। मेरे को जब भी प्यार आ जाता है इन छोटे छोटे से बच्चों पर। क्या करें? मेरा भी एक छोटा सा बच्चा है, खैर वो तो ज्यादा ही छोटा है ना, वो तो बहुत बदमाश है। पर ये देखो, ये बच्चे भी छोटे छोटे से ही हैं, इनोसेंट है ना। अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, मैच्योरिटी आएगी, चीजें समझेंगे, सीखेंगे। कितने साल का है बेटा? वो तो अभी 4 साल का ही है। कटोरा लेफ्ट हैंड रूल। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। अब पढ़ लो। सबसे पहले कौन से टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो, सबसे पहली बात, पहली लाइन लिखी हुई है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो सबसे पहले टिश्यू ओरिजिनेट होती है वो एपिथेलियल टिश्यू ही होती है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में सबसे पहले कौन से टिश्यू ओरिजिनेट होती है? एपिथेलियल टिश्यू। बात समझ में आई? फिर देखो, पावर ऑफ रीजनरेशन इज प्रेजेंट इन दिस टिश्यू while पावर ऑफ रीजनरेशन इज एब्सेंट और least पावर इज फाउंड इन नर्वस टिश्यू। देखो, पावर ऑफ रीजनरेशन का मतलब क्या है? जैसे सपोज कोई एपिथेलियल टिश्यूज की सेल्स डेड हो गई, वो सेल्स फिर से बन जाएंगी, यानी उनमें पावर ऑफ रीजनरेशन है। वो सेल डिवाइड होंगी और डिवाइड होकर जो सेल्स डेड हुई थी उन डेड सेल्स को रिप्लेस कर देंगी, यानी फिर से वहां पर नई सेल्स बन जाएंगी, दैट इज पावर ऑफ रीजनरेशन। तो ध्यान से सुनना, जो एपिथेलियल टिश्यू है वो पावर ऑफ रीजनरेशन शो करती है, ठीक है? जबकि नर्वस टिश्यू के अंदर जो पावर ऑफ रीजनरेशन है वो बहुत कम होती है या नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ? नर्वस टिश्यू के अंदर सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। नर्वस टिश्यू की सेल्स को क्या कहते हैं हम? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नॉन एज न्यूरॉन। याद है सबको न्यूरॉन? न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है, यानी उसके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। कौन सा सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है वहां पर? सेंट्रोसोम। और आपको पता होना चाहिए कि सेल डिवीजन के लिए सेंट्रोसोम यानी उसके 2 सेंट्रियोल्स जरूरी होते हैं, क्योंकि उन्हीं के बीच स्पिंडल फाइबर बनते हैं और उसी से फिर क्रोमोसोमल अरेंजमेंट होकर सेल डिवीजन होता है। अब न्यूरॉन्स के अंदर क्या नहीं है? सेंट्रोसोम। क्या न्यूरॉन सेल डिवीजन कर सकती है? नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर न्यूरॉन्स में थोड़ा बहुत क्या हो जाए, डैमेज, दैट कैन बी रिपेयर्ड। थोड़ा बहुत डैमेज, अगर सपोज कोई न्यूरॉन डैमेज हो गई, वो मरी नहीं है, थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है उसमें, तो दैट कैन बी रिपेयर्ड। बट अगर कोई न्यूरॉन मर गई तो फिर उसकी जगह दोबारा नई न्यूरॉन नहीं बन सकती। इसका मतलब हमने क्या लिखा है कि एपिथेलियल टिश्यू में तो पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट होती है बट इज एब्सेंट और लीस्ट पावर इज फाउंड इन नर्वस टिश्यू। एब्सेंट का मतलब तो ये हो गया कि कोई सेल अगर मर गई, न्यूरॉन कोई मर गई, तो नई न्यूरॉन से रिप्लेस नहीं हो सकती। और लीस्ट पावर का मतलब ये हुआ कि हाँ भाई, थोड़ी बहुत पावर ये है कि अगर कोई न्यूरॉन डैमेज हो गई तो दैट कैन बी रिपेयर्ड। आई बात समझ? और उसकी रिपेयरिंग प्रोसेस भी बहुत स्लो होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू में रीजनरेशन पावर आइदर एब्सेंट और लीस्ट प्रेजेंट, ठीक है? जबकि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है हमारी ओरल म्यूकोजा, स्किन, ये एग्जांपल ले लो आप, तो हमारी स्किन पे आप देखते हो ना, थोड़े दिनों बाद अगर 2-4 दिन नहाए नहीं और ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो ब्लैक ब्लैक कलर की सी एक लेयर सी उतरने लगती है। वो डेड स्किन सेल्स हैं, यानी हमारी स्किन सेल्स डेली मरती रहती हैं और नीचे से नई बनती रहती हैं, लगातार इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। इसका मतलब क्या है? इनमें रीजनरेशन पावर है।
ऐसे हमारी ओरल म्यूकोजा, हम कोई भी चीजें खाते पीते रहते हैं, कभी हमारी ओरल म्यूकोजा पे कोई कट लग जाता है, कभी छिल जाता है, ऐसा होता रहता है कि नहीं? वहां की म्यूकोजल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स लगातार मरती रहती हैं और फिर नई रीजनरेट होती रहती है। इसका मतलब एपिथेलियल टिश्यू में रीजनरेशन पावर जबरदस्त है, जबकि नर्वस टिश्यू के अंदर एब्सेंट है, वो सेल डिवीजन कर ही नहीं सकती है। और थोड़ी बहुत जो पावर है वो ये है कि अगर कोई न्यूरॉन डैमेज हो जाए, तो हल्का फुल्का डैमेज हो तो दैट कैन बी रिपेयर्ड। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रोसोम मेक्स द एस्टर फाइबर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, सेल डिवीजन जब पढ़ते हो आप उसके अंदर ये सारी चीजें तो आ जाएंगी। मैं तो आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि आपको सेंट्रोसोम नहीं मिलेगा, सेंट्रियोल्स नहीं मिलेंगे न्यूरॉन्स के अंदर। चले, बोल लो। आ जाओ भाई, अगली लाइन पढ़ो, क्या बात आ रही है? जो एपिथेलियल टिश्यू है कहाँ मिलेगी? दिस टिश्यू फेसेस आइदर ए बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड दस प्रोवाइड ए कवरिंग और ए लाइनिंग। कहाँ मिलेगी एपिथेलियल टिश्यू? या तो बॉडी की आउटर सरफेस पे, बाहर जो स्किन है उस पे एपिथेलियम मिलेगी, और बॉडी की जो अंदर वाली सरफेसेस हैं जो किसी कैविटी या ल्यूमन को लाइन कर रही हैं, वहां आपको एपिथेलियम मिलेगी। तो दिस टिश्यू फेसेस आइदर ए बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड दस प्रोवाइड ए कवरिंग और ए लाइनिंग। ठीक हो गई ये बात? अब एपिथेलियम वर्ड का मतलब क्या है? एपिथेलियम वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एपी का मतलब अपॉन, थीलिया का मतलब ग्रोथ। यानी ये एपिथेलियम ऐसी टिश्यू है जो किसी दूसरे टिश्यू पर ग्रोथ करती है। तो दूसरी टिश्यू कौन होती है? दूसरी टिश्यू कौन है जिस पर एपिथेलियल टिश्यू ग्रोथ करती है? बोलो, कौन बताएगा? बिल्कुल सही बात, रुशान सिंह का जवाब आ गया, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, बहुत बढ़िया। कनेक्टिव टिश्यू पर ग्रो करती है एपिथेलियम। अब इसका मतलब समझ लो, एक टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू इज कॉल्ड एपिथेलियम। अब इसके नीचे वाली लाइन पढ़ो, इट ऑलवेज रेस्ट अपॉन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। हमेशा किस पर रहेगी ये? अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू पर। यानी एपिथेलियम के नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू होगी, इसका मतलब उसी कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर एपिथेलियम ग्रोथ कर रही है। तो क्या लिखा हुआ है? एपिथेलियम इज द ओनली टिश्यू इन विच सेल्स आर ऑलवेज अरेंज्ड इन यूनिफॉर्म लेयर। एपिथेलियल सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। तो याद रखना, एपिथेलियल टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं वो एक यूनिफॉर्म मैनर में अरेंज्ड होती हैं, एक लेयर की फॉर्म में अरेंज्ड होती हैं, और साथ ही साथ उनमें इतना कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है कि उनके बीच में जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स है, जो इंटरसेल्युलर सब्सटेंस है, वो नेग्लिजिएबल होता है। आपको नजर ही नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये सेल तो बिल्कुल सटी हुई है, कॉम्पैक्ट है। तो एक तो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, तो नीचे तो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर यूनिफॉर्म पैटर्न पर क्या अरेंज्ड है? एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, और उनके बीच में इतना कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है कि इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स या सब्सटेंस आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत नेग्लिजिएबल होता है। आपको तो ऐसा ही लगेगा कि ये तो बिल्कुल चिपकी हुई सेल्स है, इनके बीच में तो कुछ है ही नहीं। तो वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स और सब्सटेंस। चले, अब देखो, इस बात को समझ भी लेते हैं हम। एक और बात समझना, एक डायग्राम से समझा देते हैं। ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? इस डायग्राम के अंदर देखो, ये वाला पोर्शन में मार्क कर रहा हूं, ये पोर्शन जो मैंने ब्लू कलर से मार्क कर दिया, ये जो मैंने ब्लू कलर से मार्क कर दिया है, ये पोर्शन है कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है भैया? फिर अब जो मैं यहां पर रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, ये पोर्शन है एपिथेलियल टिश्यू। सबको क्लियर? तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है? देखो, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। एक चीज और देख लो यहां पर, ये जो सेल्स है एपिथेलियल टिश्यू, जैसे एक सेल ये है, ये एक सेल है, एक सेल यहां पर ये है, इसी तरह से एक सेल ये है, ये अलग अलग सेल्स हैं। आप देखो, ये सेल्स एक तो यूनिफॉर्म पैटर्न में अरेंज्ड है, बिल्कुल यूनिफॉर्म पैटर्न में अरेंज्ड है। दूसरा, ये सेल्स इतनी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है कि आपको इन सेल्स के बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस विजिबल ही नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब नेग्लिजिबल इंटरसेल्युलर स्पेस, यानी नेग्लिजिबल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। तो दोनों बातें सही हो गई यहाँ पर, कि एक तो यूनिफॉर्म पैटर्न में अरेंज्ड होंगी, दूसरा इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स या सब्सटेंस नेग्लिजिबल होगा, और तीसरी बात, ये किसके ऊपर ग्रोथ कर रही है, किस पे लाई कर रही हैं?
कनेक्टिव टिश्यू पे, ये कनेक्टिव टिश्यू और उसके ऊपर ये है एपिथेलियल लाइनिंग। लेकिन अब एक सवाल ये आता है, अगर आप देखोगे कि इस एपिथेलियल टिश्यू और इस कनेक्टिव टिश्यू के बीच में जो मैं अब यहां पर येलो कलर से मार्क कर रहा हूं, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है सबको, ये वाला एरिया, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? इट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या चीज है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बच्चे पूछ रहे थे सर आपको पानी बहुत पीना पड़ता है। पानी पीने का मतलब ये नहीं है कि बॉडी को रिक्वायरमेंट है पानी की। पानी पीने से ये जो फेरेंजियल रीजन होता है, इसमें मॉइस्चर मेंटेन हो जाता है, क्योंकि लगातार बोलने से फेरेंजियल रीजन के अंदर ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस जो है उसकी वजह से रैशेज, अल्सर हो सकते हैं, तो ये मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, चलें आगे। बच्चे भी बीच बीच में क्या क्या नोटिस करते हैं, सर इतना पानी पीता है। अच्छी बात है, पानी तो सबको पीना चाहिए, तुम भी रखा करो। टॉफी खा लो। टॉफी खा लो। टॉफी क्यों खा लो यार? टॉफी में तो ग्लूकोज होता है। आई अवॉइड एक्सेसिव कैलोरीज, आई अवॉइड एडेड शुगर। मैगी खा लो, उबली हुई मैदा है। मैगी वैगी मत खाया करो, फाइबरस फूड खाया करो, फाइबर हो, प्रोटीन हो। नहीं, चलो आ जाओ। सब बच्चों ने जवाब दिया यहाँ पर कि ये जो बीच में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट इज में बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या चीज है, ध्यान से सुनना। हमने कहा कि एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू पे लाई करती है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के बीच में एक थिन एसेल्यूलर लेयर या मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब आप एक खास बात समझना, ये जो एसेल्यूलर लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, इसमें कोई सेल नहीं है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई सेल नहीं है, इट इज कंप्लीटली एसेल्यूलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। देखो, अब मैं यहां पर फिर से इसको मार्क कर रहा हूं, अब ध्यान से इसको देख लेना एक बार। मैं एक बार इसको मिटा देता हूं। देखो, अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो पार्ट बनाने जा रहा हूं मैं। आप देखें, ये वाला जो पार्ट है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, जो किसके नजदीक है, किसकी तरफ है? एपिथेलियल टिश्यू की तरफ। ये जो मैंने येलो कलर से अब की बार जो पार्ट मार्क किया है, आधा पार्ट, इसे हम बोलते हैं बेसल लेमिना। इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। किससे मिलकर बना हुआ है ये पार्ट? ग्लाइकोप्रोटीन से। और ये ग्लाइकोप्रोटीन कौन सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करती हैं एपिथेलियल सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, वो आधा पार्ट जो एपिथेलियल टिश्यू की तरफ है, उसे खुद एपिथेलियल टिश्यू ने ही सिक्रीट किया है। किससे बना हुआ है ये पार्ट? बेसल लेमिना बोलते हैं इस पार्ट को, जो बना हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन से। और इस ग्लाइकोप्रोटीन को किसने सिक्रीट किया है? एपिथेलियल सेल्स ने। ठीक है, अब आप देखेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन का कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट जो मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगा। देखो, बेसमेंट मेम्ब्रेन का ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बना दिया है ये पार्ट, ये भी तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का पार्ट है। लेकिन ये किधर की तरफ है? ये है कनेक्टिव टिश्यू की तरफ वाला हाफ पार्ट। बेसमेंट मेम्ब्रेन का वो हाफ पार्ट जो किस पर है? कनेक्टिव टिश्यू पर। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये बना हुआ होता है कोलेजन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर से। क्या बोलते हैं इसको? कोलेजन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर, जो कि प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स होते हैं, कोलेजन और रेटिकुलर फाइबर्स। और इसी वजह से इस हाफ पार्ट को या तो हम रेटिकुलर लेमिना बोल देते हैं, या इस पार्ट को हम फाइब्रस लेमिना भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फाइब्रस लेमिना। गार्गी चौहान सर, आर यू ए सर्जन? नो, आई एम जनरल फिजिशियन। चलो इधर आओ। तो ये क्या है यहाँ पर? ये ग्रीन वाला पार्ट क्या कहलाएगा? फाइब्रस लेमिना या रेटिकुलर लेमिना। और ये किसने बनाया है? ये देखो नीचे कौन सी सेल्स है यहाँ पर? यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स है ना भाई, नीचे की तरफ कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। क्या बोलते हैं? मैं सारा रिपीट करूंगा बेटा एक बार दोबारा, पहले एक बार समझ लो। इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। कौन सी सेल्स रखी हुई है यहाँ पर? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स।
यही कनेक्टिव टिश्यू की फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? कोलेजन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर, और उसी से बन जाता है कौन सा लेमिना? फाइब्रस या रेटिकुलर लेमिना। और अब ये बेसल लेमिना था येलो वाला पार्ट, ये ग्रीन वाला पार्ट कौन सा था? फाइब्रस या रेटिकुलर लेमिना, और इन दोनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है बेटा? अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना सारा। एपिथेलियल टिश्यू किस पर लाई करती है? कनेक्टिव टिश्यू पर। मैंने बोला था एपिथेलियम का मतलब ही क्या है? किसी दूसरी टिश्यू पर ग्रो करने वाली टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली कौन सी टिश्यू पर ग्रो कर रही है? कनेक्टिव टिश्यू पर। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक थिन एसेल्यूलर मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके दो पार्ट होते हैं। हाफ पार्ट वो जो किसकी तरफ है? एपिथेलियल टिश्यू की तरफ, जो खुद एपिथेलियल टिश्यू ने सिक्रीट किया हुआ है, जो किससे बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन से, दैट इज नोन एज बेसल लेमिना। और इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन का वो हाफ पार्ट जो कनेक्टिव टिश्यू की तरफ है, जो कोलेजन और रेटिकुलर फाइबर से बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं फाइब्रस या रेटिकुलर लेमिना, जो कनेक्टिव टिश्यू की फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ने बनाया है। तो अब इन दोनों लेमिना को मिलाकर क्या बोल देंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? तो ये बन गई यहां पर क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो फटाफट अब बच्चे बताएंगे ये कौन सा टिश्यू है? ये कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू। बहुत बढ़िया बात। ये बताओ ये कौन सा टिश्यू है? ये कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। बीच में कौन सा टिश्यू है? ये बीच में कोई टिश्यू नहीं है। टिश्यूज के लिए सेल्स होना जरूरी है। ये तो एक एसेल्यूलर लेयर है, ये लिविंग लेयर थोड़ी ना है। देखो लिविंग लेयर होने के लिए या टिश्यू होने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर कोई सेल्स हो। तो टिश्यू तो ये है, देखो यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स हैं, ये सेल्स हैं। इसी तरह से ये कनेक्टिव टिश्यू है नीचे, क्योंकि इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं। लेकिन इस एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में जो ये थिन मेम्ब्रेन है ना, ये टिश्यू नहीं है। ये तो एक थिन एसेल्यूलर मेम्ब्रेन है। ये नॉन लिविंग लेयर है, क्योंकि इसके अंदर कोई सेल नहीं है। क्योंकि इसका आधा पार्ट बना है ग्लाइकोप्रोटीन से, जो किसने सिक्रीट किया है? एपिथेलियल सेल्स ने। आधा पार्ट बना है किससे? प्रोटीनेशियस फाइबर से, कोलेजन और रेटिकुलर फाइबर से। दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, बोथ, आंसर करें। बिल्कुल सही बात, बोथ। दोनों ने मिलकर बनाई है बेसमेंट मेम्ब्रेन। आधा पोर्शन एपिथेलियल टिश्यू ने बनाया है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, और आधा पोर्शन कनेक्टिव टिश्यू ने बनाया है। तो जो आधा पोर्शन एपिथेलियल टिश्यू ने बनाया है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, वो ग्लाइकोप्रोटीनेशियस है, एपिथेलियल टिश्यू से सिक्रीट हुआ है, जिसे बेसल लेमिना कहते हैं। और जो आधा पोर्शन बेसमेंट मेम्ब्रेन का कनेक्टिव टिश्यू ने बनाया है, जिसको कनेक्टिव टिश्यू की फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ने सिक्रीट किया है, उस पोर्शन को हम फाइब्रस या रेटिकुलर लेमिना बोलते हैं। दोनों को मिलाकर बोल दिया बेसमेंट मेम्ब्रेन। पोल, पोल कहां है बेटा? यहां पर पोल करवाओ। अरे क्वेश्चन, ये कोई ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना, इस पे क्या पोल कराएंगे? प्रॉपर क्वेश्चन लेके आएंगे अगली क्लास में। अभी थोड़ा सा सीखो तो सही, थोड़ा सा सिलेबस को तो कवर होने दो। फिर अगली क्लास में देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। पोल ही पोल कराएंगे। चलो अब पढ़ लो एक बार इसको। बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए क्या है? थोड़ा सा जूम कर दें इसको। लास्ट लाइन पढ़ लो, इस पेज पर क्या चल रहे थे? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल एंड कैपिलरीज आर अनेबल टू पियर्स द टिश्यू, सो ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन एपिथेलियम। अब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी सेल्स एक तो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है और साथ ही साथ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। यार तुम मान जाओ, ये क्या लिख रहे हो तुम? सर क्लास कब तक चलेगी, भूख लग रही है। बेटा क्लास चलते चलते में खा लेना कुछ, मैं कौन सा देख रहा हूँ तेरे को। साथ में रख के बैठ जा पॉपकॉर्न चिप्स है, स्नैक्स रख के बैठ जाया कर साथ में। फिर सर क्लास कब तक चलेगी, भूख लग रही है। मेरे को है इशू,
मेरे को भूख लगे तो मैं कुछ खा नहीं सकता, क्योंकि मैं तो पानी भी पीता हूँ, तो बच्चे बोल देते हैं पानी बहुत पीते हो। तुम थोड़ी ना दिख रहे हो मुझे, तुम खाओ पियो कुछ भी करते रहो, साथ में पढ़ते रहो, खाते पीते रहो, किसने रोका है? ये भी कोई बात हो गई? ये कोई पहुंचना क्वेश्चन है? आ जाओ। तो अब हम कह रहे थे कि एपिथेलियल टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं, एक तो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होती हैं। क्या होती हैं? यूनिफॉर्मली अरेंज्ड। और दूसरा बोला था कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। इनके बीच में गैप नेग्लिजिबल होता है। इंटरसेल्युलर सब्सटेंस क्या होता है? नेग्लिजिबल। तो ऐसे केस में इन एपिथेलियल सेल्स के बीच में कैपिलरीज जो हैं, लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक कैपिलरीज जो हैं, वो इसको पियर्स नहीं कर पाती। अब सवाल जब ये होता है कि जब एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स ही नहीं जा पा रही हैं, तो फिर इसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? वो मिलेगा इसको कनेक्टिव टिश्यू से। देखो नीचे कौन थी ये कौन सी टिश्यू थी? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में तो ब्लड वेसल्स आ रही है ना, देखो ये रही ब्लड वेसल्स है यहाँ पर। तो कनेक्टिव टिश्यूज में तो ब्लड वेसल्स आ रही है। तो अब इस कनेक्टिव टिश्यू से ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन किसको मिलेगा? एपिथेलियल टिश्यूज को, बाय डिफ्यूजन। अरे बात समझ में आई? तो इसका मतलब इस लाइन को फिर से समझो। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ब्लड वेसल्स, lymph vessels and capillaries are unable to pierce the tissues, so blood circulation is absent in epithelium. Hence cell depend for their nutrients on underlying connective tissue. इसलिए epithelial cells की जो बात करें, इनका न्यूट्रिशन किस पर डिपेंडेंट है? कनेक्टिव टिश्यू पर। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब आगे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो मैंने आपको समझाई थी उसकी बात। सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन between epithelium and connective tissue, a thin non-living acellular basement membrane is present. आपको मैंने पहले ही समझा दिया था कि कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के बीच में क्या है? थिन नॉन लिविंग एसेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। नॉन लिविंग एसेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझ गए? इसके अंदर कोई सेल्स नहीं होती हैं, ये केवल प्रोटीन से बनी हुई लेयर है, जिसका आधा पार्ट तो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है और आधा पार्ट फाइब्रस प्रोटीन से बना हुआ है। जो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ पार्ट एपिथेलियल टिश्यू की तरफ था, वो था बेसल लेमिना, जो एपिथेलियल टिश्यू ने ही बनाया था। और जो आधा पार्ट इसका फाइब्रस प्रोटीन से बना हुआ था, कोलेजन और रेटिकुलर फाइबर से, वो कनेक्टिव टिश्यू ने बनाया था, जिसको फाइब्रस लेमिना बोला था। सर फंक्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, नाम ही है बेस। क्या है? बेस। देखो होता क्या है, कनेक्टिव टिश्यू जो है उसकी जो सरफेस है वो रेगुलर नहीं होती। और अगर हम कह रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज को यूनिफॉर्मली एक पैटर्न में अरेंज होना है, तो उसके लिए एक यूनिफॉर्म बेस होना चाहिए। तो वो यूनिफॉर्म बेस कौन प्रोवाइड करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलें आगे। तो इतनी बात क्लियर? कैसी लेयर है ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन, थिन नॉन लिविंग एसेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज हाईली परमिएबल। अब हाईली परमिएबल का मतलब क्या है? मैंने कहा कि एपिथेलियल टिश्यूज के बीच में ब्लड वेसल्स नहीं आ रही है, तो उसके लिए जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन है वो कहां से आएगा? कनेक्टिव टिश्यू से। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के बीच में क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अगर कनेक्टिव टिश्यू परमिएबल होगी तो ही तो, सॉरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर परमिएबल होगी तो ही तो कनेक्टिव टिश्यू से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कहां तक पहुंच पाएंगे? एपिथेलियल टिश्यूज तक। तो इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है? हाईली परमिएबल। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो लेयर्स आपको बताई दिए। एक तो है बेसल लेमिना। बेसल लेमिना ये किधर होता है? टुवर्ड्स द एपिथेलियम एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स। तो ये बेसल लेमिना। और दूसरा पार्ट है फाइब्रस या रेटिकुलर लेमिना, जो टुवर्ड्स द कनेक्टिव टिश्यू होता है, इन विच कोलेजन एंड रेटिकुलर फाइबर्स आर सस्पेंडेड इन म्यूकोपॉलीसेकेराइड व्हिच इज मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो जो किसने सिक्रेट किया है? क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स ही है, जो कौन सिक्रीट करेगा? कनेक्टिव टिश्यू। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। तो ऑब्वियस सी बात है कि फाइब्रस लेमिना जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स से बना हुआ है, इसका मतलब इसको कनेक्टिव टिश्यू ने सिक्रीट किया है। तो ये हो गया फाइब्रस या रेटिकुलर लेमिना। तो देखो यहां पर जो मैट्रिक्स में म्यूकोपॉलीसेकेराइड होगा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड तो समझ ही गए, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है।
तो उसका कौन सा एग्जाम्पल, हाइलुरोनिक एसिड। और हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, एनिमल सीमेंट की तरह काम करता है, एपिथेलियल सेल्स को कनेक्टिव टिश्यूज से जोड़कर रखने में मदद करेगा हाइलुरोनिक एसिड। तो अब देखो क्या पॉइंट आ गया, सो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड बाय बोथ एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब आधा पार्ट किसने बनाया इसका, एपिथेलियल टिश्यू ने, और आधा पार्ट कनेक्टिव टिश्यू ने। पक्की बात। अब आ जाओ एक बार इसको फिर से देख लो सारे पॉइंट्स को। सारे पॉइंट्स बच्चे फिर से देखेंगे, रीड करो एक बार। एक बच्ची बोलकर भी गई थी कि सर 6 पॉइंट दोबारा समझा दो, फिर से समझा देंगे, पहले एक बार रीड कर लो इसको। पहले 1 से लेके 6 तक सारे के सारे रीड कर लो। ड्रॉपर एनरोल करें तो चलेगा, हाँ बेटा, ये ड्रॉपर के लिए तो सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, 12th 11 सब पढ़ना होता है। वैसे हो सकता है नीट के बाद फिर एक ड्रॉपर्स के लिए पर्टिकुलर बैच भी लेके आ जाए हम, तो उसमें मर्ज हो जाना फिर, जब तक तो आप इसी में पढ़ते रहो। पूरा साल पड़ा है हमारे पास, तो हम तो नीट, देखो जो बच्चे नीट 2022 टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो खैर ये कोर्स है ही, लेकिन जो नीट 2021 टारगेट, बेटा डार्क कलर इंक कैसे आएगी, इसमें तो 7 ही कलर की इंक है। एक तो ये है, ये एक ये है जो मैं चला ही रहा था, ये ग्रीन, बाकी तो लाइट है सारी। अच्छा रेड वाली देख लो अगर ये ठीक लगे तो। पढ़ लिया, तो ये सारे पॉइंट क्लियर है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में सबसे पहले ओरिजिनेट होने वाले टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू में पावर ऑफ रीजनरेशन होती है अच्छी खासी, लेकिन नर्वस टिश्यू के अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन या तो एब्सेंट होती है, क्योंकि उसकी सेल्स एक बार मर गई तो दोबारा नहीं बन सकती, क्योंकि न्यूरॉन्स के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होते। दूसरी बात ये होती है कि हाँ थोड़ी बहुत अगर लीस्ट पावर हम बोल सकते हैं तो वो है रिपेयरिंग मोड, कि अगर कोई न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो दैट कैन बी रिपेयर्ड, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं पावर ऑफ रीजनरेशन इज एब्सेंट और लीस्ट पावर इज फाउंड इन नर्वस टिश्यू। फिर देखो जो हमारी बॉडी की आउटर और इनर सरफेसेज हैं उनको लाइन कौन करेगी, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और ये डेफिनेटली किसी कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही ग्रोथ करती है, तो इसलिए इसका नाम ही क्या है, एपी यानी आपाओ, और फिर थीलिया का मतलब ग्रोथ, यानी किसी दूसरे टिश्यू पर ग्रोथ करने वाली टिश्यू। और ये हमेशा जो कनेक्टिव टिश्यू पर लाई करेगी, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स हमेशा एक यूनिफॉर्म पैटर्न में कॉम्पैक्टली अरेंज होंगी, इनके बीच में इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। इसी वजह से इनके अंदर जब इंटरसेल्युलर स्पेस नेग्लिजिबल होते हैं तो इसमें ब्लड वेसल्स एंटर नहीं हो पाती, इसको पेयर्स नहीं कर पाती। इसलिए एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन के लिए किस पर डिपेंडेंट होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू पे। अब कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के बीच में एक एसेल्युलर नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलती है, तो जो भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कनेक्टिव टिश्यू से बेस एपिथेलियम के पास जाएगा वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से होता हुआ ही गुजरेगा। इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी होनी चाहिए, हाईली परमिएबल। इज दैट क्लियर। फिर अगले पॉइंट पर आ जाओ। बेसमेंट मेम्ब्रेन के आपको दो पार्ट बता दिए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर दो तरह के पार्ट है, हाफ पार्ट जो ग्लाइकोप्रोटीनियस पार्ट जो रिलीज किया है किसने, एपिथेलियल सेल्स ने, तो ये तो बेसल लेमिना हो गया। और जो आधा पार्ट कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स से फॉर्म हुआ है, दैट इज कोलेजन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर विच आर सस्पेंडेड इन म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जिसका एग्जांपल क्या है म्यूकोपॉलीसैकेराइड का, हाइलुरोनिक एसिड, तो that is fibrous or reticular lamina. Half portion is secreted by epithelium and half portion is secreted by connective tissue. It is highly permeable acellular non-living membrane, जो किसमें मदद करेगी, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स में। अब आते हैं इंटरसेल्युलर जंक्शंस। इंटरसेल्युलर जंक्शन सीखो, इस पे तो नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप हालांकि आपकी एनसीईआरटी के अंदर इंटरसेल्युलर जंक्शंस के केवल नाम नाम दिए हुए हैं, लेकिन इसमें डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। मैं बीच बीच में कराता रहूंगा, नीट के क्वेश्चन लेके आऊंगा और आपसे करवाऊंगा
पहले थोड़ा सा अपना पोर्शन कवर हो जाए। तो इंटरसेल्यूलर जंक्शन, ध्यान से सुनना, हमने कहा एपिथेलियल सेल्स यूनिफॉर्मली और कॉम्पैक्टली प्रेजेंट है। तो ये जब बहुत पास पास सेल्स रहती है ना, तो इनकी सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में कुछ जंक्शंस बन जाते हैं। तो दो सेल्स के बीच में बनने वाले जंक्शंस क्या कहलाएंगे? इंटरसेल्यूलर जंक्शंस। ठीक है, तो ये इंटरसेल्यूलर जंक्शंस जो हैं, देखो इसकी खास बात पढ़ो, टू प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स मॉडिफाई टू फॉर्म फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो क्या हुआ? पहली बात तो ये इंटरसेल्यूलर जंक्शंस क्या प्रोवाइड करेंगे? सर आप रेस्पॉन्स क्यों नहीं देते? बेटा मैं रेस्पॉन्स कहां से दूं? तुम एक चीज लिखते हो, नीचे से 10 जवाब आ जाते हैं, ऊपर भाग जाते हैं, देर में पढ़ता हूं ऊपर चला जाता है, इवेंचुअली कोई नजर आ जाए तो आ जाए, रेस्पॉन्स कैसे दे? इतनी स्पीड से बच्चे क्या कर रहे हैं, टाइप, कोई स्माइली टाइप भेज देता है, कोई इमोजी भेज देता है, तो वो लिखी हुई बात अचानक ऊपर चली जाती है, वो ऊपर चली गई। अब मैं उस बात को ढूंढता रहूंगा तो फिर पढ़ाऊंगा कब? इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों, थोड़ी अपनी टाइपिंग स्लो कर लो या अवॉइड कर दो। तो खासकर जो बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हैं, उनकी बात यहाँ पर सामने रहे मेरे, तो मैं उनको जवाब दे पाऊं। सर क्या क्या नोट करना है? बेटा अभी जो मैंने तुम्हें सिखाया, लाइक कि पहले एक पैन लो, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लो, फिर उसमें थोड़ा सा जीरा डालो, फिर उसमें भिंडी डाल दो और प्लेट रख के उसको पका दो। ये तो नोट कर लेना क्योंकि काम की रेसिपी थी। बाकी नोट मत करना कुछ भी। अरे देख बेटा, तेरे सामने नोट्स है, बाकी तेरे पास कॉपी है, पेन है, तेरे को जो जो नोट करना हो, जैसा तेरे को ठीक लगता हो वैसे नोट करता रहे। जिस चीज से तेरे को अच्छे से याद, मतलब कुल मिला के जो बात मैं समझा रहा हूँ इसको याद रखना है। अभी मेरी बोली हुई बात अच्छे से याद रह जाती है, सामने नोट्स हैं और उससे रिलेट हो जाता है तो वेल एंड गुड। और तेरे को लगता है कि मैं अपने हाथ से भी लिखता जाऊं, इतनी सारी बातें अगर लिखनी है खुद से, तो मैं उसको नोट कर लूं तो कर ले, इट्स योर विश। ज्यादा बेटर तो यही कि नोट कर लो। और क्या, खुद के हाथ से भी एक बार लिख लोगे तो क्या है। हाँ बिल्कुल सही बात, ये एक बच्चा सही बात बोल गया कि सर ये कहाँ से लिया है। क्योंकि वहां पे उन 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 लोगों ने, पता है क्या है बेटा, इसको रिसर्च करके छापा था उन लोगों ने। वहां पर रिसर्च ही वहीं पर हुई है ये सारी। ये जो इंटरसेल्यूलर जंक्शन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो मैंने आपको सिखाई है ना, ये एज इट इज वहीं पर रिसर्च होकर बना है। ठीक है, औरों को तो पता ही नहीं है ये बात। औरों को तो पता ही नहीं है बात। अब क्या करें? अरे वो कुछ पूछ रहा था ऊपर एक बच्चा। हाँ एलन से हो क्या सर आप? बेटा मैं एक्स एलन फैकल्टी हूँ, मैंने अपने इंट्रो में भी बोला था, मैं 7 साल काम कर चुका हूँ वहाँ, लेकिन अब मैं आपके पास अन अकेडमी पर हूँ। चलें आगे, आ जाओ भाई। इंटरसेल्यूलर जंक्शन जो है, एपिथेलियल सेल्स की सेल मेम्ब्रेन आपस में क्या बनाएंगे? इंटरसेल्यूलर जंक्शंस। ठीक है, तो वो जो इंटरसेल्यूलर जंक्शंस बनेंगे, उन इंटरसेल्यूलर जंक्शन से क्या होगा? स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी मिलेगा। सेल्स आपस में जुड़ गई हैं, तो स्ट्रक्चरल उनको क्या मिलेगा? सपोर्ट। मजबूत हो जाएंगी वो सेल्स आपस में एक दूसरे से जुड़कर। और साथ ही साथ उनके बीच में कुछ जंक्शंस फंक्शनल लिंक की तरह भी काम करते हैं। तो वो अलग अलग टाइप के जंक्शंस हैं, अलग अलग उनकी स्ट्रक्चर है, अलग अलग उनका क्या है, सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो अब सीखते जाओ चलो। To provide both structural and functional link between an individual cells, epithelial cells modify to form following structures, intercellular junction, जिसमें पहला एग्जांपल आता है इंटरडिजिटेशन। क्या एग्जांपल आता है? इंटरडिजिटेशन। finger like processes of plasma membrane which enter into cytoplasm of adjacent cells। क्या होता है? देखो इसको इस तरीके से सीखो, एक स्लाइड ऐड कर देते हैं यहाँ पर और उस पर आपको समझा देते हैं। जैसे ये कोई सेल है और इस सेल की सेल मेम्ब्रेन से ये फिंगर लाइक प्रोसेस निकले। फिंगर लाइक प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन से ही मॉडिफाइड होकर क्या बन गए? ये फिंगर लाइक। इसी तरह से इधर भी एक सेल है, उससे भी क्या निकले? ये फिंगर लाइक प्रोसेस। चलो इसको अलग कलर से बना देते हैं। इधर भी एक सेल है, ये कोई दूसरी सेल है, इससे भी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं, ये सेल मेम्ब्रेन से बने हुए हैं। और अब देखो, एक तो ये सेल्स इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से इस तरह से एक दूसरे से जुड़ गई, तो मजबूती तो मिलेगी ही मिलेगी। और साथ ही साथ ये अंदर साइटोप्लाज्म तक एम्बेडेड हो जाते हैं।
यानी इस सेल के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो इस सेल के साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड हो जाएंगे, और इस सेल के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है वो इस सेल के साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड हो जाएंगे। तो दोनों चीजें होंगी, यहाँ पर एक तो रिजिडिटी भी मिल गई, स्ट्रॉन्ग बन गया, स्ट्रेंथ मिल गई, और दूसरा कि यहाँ पर फंक्शनल लिंक भी बन गया, क्योंकि दोनों के सेल मेम्ब्रेन प्रोसेस एक दूसरे के साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड है। तो इस तरह के जो जंक्शंस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरडिजिटेशन। और इस तरह के जो जंक्शन है वो आपको कौन सी एपिथेलियम में मिलते हैं, देखो एग्जाम्पल क्या बताया हुआ है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या बोला हुआ है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होती है, जब हम अगली क्लास में एपिथेलियम के टाइप सीखेंगे तो वहां पर आएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी इस पॉइंट को याद रखो, क्योंकि जब मैं अगली क्लास में ट्रांजिशनल एपिथेलियम पढ़ाऊंगा ना तो आपसे पूछूंगा कि बताओ ट्रांजिशनल एपिथेलियम में मैंने आपको सेल्स के बीच में कौन से इंटरसेल्यूलर जंक्शन पढ़ाए थे, तो आपको बताना पड़ेगा क्या, कौन सा, बोलो, क्या बोलोगे उस दिन, इंटरडिजिटेशन। बिल्कुल सही बात, नमन ने कहा इंटरडिजिटेशन। प्रियांशु, बेटा एक सिंपल सी बात अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हम प्री मेडिकल यानी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने की तैयारी कर रहे हैं, या हम हैं कोई जनरल नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी, उन कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, बोलो, एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या? तो बेटा थोड़ा सा एमबीबीएस वाला जो डेकोरम है, ये डॉक्टर बनने जा रहे हैं, किसी की जिंदगी हाथ में लेंगे, उसको जिंदा बचाने की कोशिश करेंगे, तो इतना तो अपना दिमाग अलर्ट रखो ना एमबीबीएस करने लायक, बोल लो, नहीं? भाई मुझे ये तो फील होना चाहिए ना कि हाँ भाई ये बच्चे वास्तव में एमबीबीएस करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ये पानी की बोतल है, इधर से जवाब आया कि सर समझ में नहीं आया, है? तो ऐसे कैसे बात बनेगी, इसमें क्या समझ में नहीं आया, ये पानी की बोतल है, इसमें क्या समझ में नहीं आया? सिंपल सी बात है। आजा बेटा, कहाँ गया प्रियांशु, आजा जल्दी वापस आ। हम कह रहे हैं कि पहला जो इंटरसेल्यूलर जंक्शन हम पढ़ा रहे हैं वो है इंटरडिजिटेशन। इसमें क्या होता है ये आपको स्लाइड से मैंने बता दिया, ये एक अलग सेल है, ये अलग सेल है, इन दोनों के जो सेल मेम्ब्रेन के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं और एक दूसरे के साइटोप्लाज्म के अंदर तक एम्बेडेड हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल यानी स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे और फंक्शनल लिंक भी बन गया दोनों सेल्स के बीच में, ठीक है? और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इस तरह के इंटरडिजिटेशन जो है वो कौन सी एपिथेलियम में मिलते हैं, वो मिलते हैं बेटा, कौन सी एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो जब मैं आपको अगली क्लास में टाइप्स ऑफ एपिथेलियम पढ़ाऊंगा तो उसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम आएगी, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ मैंने लास्ट क्लास में ट्रांजिशनल एपिथेलियम की सेल्स में कौन से इंटरसेल्यूलर जंक्शन का एग्जांपल दिया था, तो बता देना, इंटरडिजिटेशन, सिंपल। चलो, अब आता है नेक्स्ट जंक्शन, कौन सा? नेक्स्ट जंक्शन आता है अडहेरिंग जंक्शन या डेस्मोसोम, नाम याद कर लो। तीसरा आता है टाइट जंक्शन, और फोर्थ आता है गैप जंक्शन। चार जंक्शन आपको पढ़ने हैं, इंटरडिजिटेशन, अडहेरिंग जंक्शन या डेस्मोसोम्स, तीसरा पढ़ना है टाइट जंक्शन, फोर्थ आपको पढ़ना है गैप जंक्शन। कौन सा? गैप जंक्शन। अब ये जंक्शंस थोड़े से डिटेल में समझेंगे, इसके लिए आज अपने पास टाइम है नहीं, ठीक है? तो इसको हम अगली क्लास में समझेंगे। अगली क्लास में हम कहां से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनना भाई, कि हमने इंटरसेल्यूलर जंक्शंस को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। उसमें हम इंटरडिजिटेशन पढ़ चुके हैं, वो बेसिक सा जंक्शन था, कुछ भी नहीं है, सेल मेम्ब्रेन के प्रोजेक्शंस ऐसे क्या हो गए एक दूसरे के साथ, इंटरडिजिटेज हो जाते हैं, दैट इज इंटरडिजिटेशन। अब जो ये जंक्शंस है, अडहेरिंग जंक्शन यानी डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शंस और गैप जंक्शंस, ये थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर भी थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके देखो एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, ये देखो ये टाइट जंक्शन इस तरह के होते हैं, ये जंक्शन गैप जंक्शन है,
ठीक है, इसी तरह से मैं आपको डेस्मोसोम्स यानी एडहेरिंग जंक्शंस भी समझाऊंगा, लेकिन उनको डिटेल में समझने के लिए टाइम चाहिए। आज अपने पास टाइम नहीं है, तो अगली क्लास में हम इंटरसेल्यूलर जंक्शन डेस्मोसोम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की बात तो यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। दो चार बातें यहाँ पर सुन लो, फिर से यहाँ पर अपने पास 2-5 मिनट का टाइम है। इतनी सी बात समझो कि एक तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, चीजें सीखनी है। रही बात स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल जो भी ये है वो तो है ही, इसके अलावा बहुत सारी टाइम आपको बताता हूँ। अब जैसे ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप इसको साथ में बैठे बैठे अपनी कॉपी में भी बना सकते हो। और अब इसके साथ में जैसे आपको बात समझाऊंगा कि देखो ये है गैप जंक्शन, ये एक सेल मेम्ब्रेन, ये दूसरी सेल मेम्ब्रेन, ये देखो यहाँ पर कॉनेक्सिन प्रोटीन है। अब ये कॉनेक्सिन प्रोटीन से चैनल बन रहा है, इस चैनल का ये आधा पार्ट जो इस सेल मेम्ब्रेन पे हेमी चैनल कहलाता है, इसका ये आधा पार्ट हेमी चैनल कहलाता है, और ये दोनों मिलकर एक पूरा चैनल बना देते हैं। तो एक तो ये वाली सेल हो गई, ये एक सेल, और दूसरी सेल ये हो गई, ये दूसरी सेल, और दोनों के बीच में ये इन प्रोटीन्स की मदद से क्या बन गए, जंक्शन। अब इसमें बहुत सारी बातें आई क्या, कि देखो ये जो हेमी चैनल था इस सेल मेम्ब्रेन पे, आधा इस पे है आधा इस पे, इसलिए इनको हेमी चैनल्स बोलते हैं। ये कौन से प्रोटीन से बने हुए हैं, कॉनेक्सिन प्रोटीन से, इसलिए इन हेमी चैनल्स को कॉनेक्सन्स भी बोलते हैं। और इन वर्टिब्रेट्स में यही प्रोटीन होते हैं इनेक्सिन प्रोटीन्स। अब जो मैंने आपको यहाँ पर ये बातें बताई, अब आप इनको नोट कर सकते हो। आप पूछते हो ना क्या नोट करें क्या नहीं करें, कि जब यहाँ पर ये डायग्राम है तो अब आप हैंड टू हैंड नोट कर लो अपनी कॉपी में कि इस प्रोटीन को नाम क्या दिया, कॉनेक्सिन। अभी मत करना, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, अगली क्लास में समझाऊंगा डिटेल में, अभी कोई नोट मत करना। कॉनेक्सिन प्रोटीन, इस चैनल को बोला हेमी चैनल, और इस पूरे चैनल को बोल दिया हमने कॉनेक्सोन चैनल। ठीक है, बस ये बात नोट कर ली, और एक नीचे नोट डाल दिया कि इनवर्टिब्रेट्स की सेल्स में जो ये चैनल्स होते हैं ये इनेक्सिन, मतलब ये चीजें नोट करनी है। ठीक है, तो अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको, अभी कोई नोट मत करना गैप जंक्शन को, अभी तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपने नोट करते जाए कॉपी के अंदर, आपकी कॉपी भी तैयार हो जाएगी, आपके पास डाउनलोडेड फॉर्म में ये नोट्स आ ही जाएंगे। मेरी बात आप सुन ही रहे हो, वो आपको याद होती ही जाएगी, बस बहुत है, इतना भी अगर कर जाओगे तो पार पड़ जाएगी, पहुंच जाएंगे एक दिन। ठीक है, तो अभी बेटा पढ़ाई नहीं कर रहे हो, एक और बात समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट सुधार लेना। राइट नाउ आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई करने के लिए एलिजिबल होने जा रहे हो। पढ़ाई तो आपकी एमबीबीएस में होगी, वो होती है फिर असली पढ़ाई। यहां पर तो आप सिर्फ पढ़ने के लिए एबल हो कि नहीं, आप पढ़ने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, ये चीज साबित करोगे बस इस एग्जाम से। आप नीट एग्जाम से केवल क्या साबित करके बताओगे, कि हाँ मैं पढ़ने के लिए एलिजिबल हूं, अब मुझे आगे पढ़ना है। ठीक है, तो चलो ये तो छोटी छोटी सी बेसिक सी जानकारियां, लेते रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, और क्या है? खुश रहो, खुश रहना ज्यादा जरूरी है, खुशी के लिए तो करते हैं सारे काम। खुश रहो, अंदर जानी चाहिए हैप्पीनेस, बस ऐसे। खुश रहो बच्चों, गॉड ब्लेस यू, गुड लक, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। बाय बच्चों, थैंक यू।